सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। तो इसके अंदर बच्चों हम करने वाले हैं आपका थर्ड चैप्टर। ये आपका थर्ड चैप्टर इस बुक का सेकंड चैप्टर अभी हमने कवर किया है जल्दी। इस चैप्टर का आपका नाम है जनसंख्या संगठन। तो पूरा बच्चों ये इस चैप्टर में जो है हम पूरा जो आपके एनसीईआरटी के नोट्स हैं वही सारे इसमें करने वाले हैं। चैप्टर ये छोटा है, सेकंड चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा था, लेकिन इस चैप्टर में इतना नहीं है। बट इस चैप्टर में वो चीज़ें हैं जो एक एक नंबर में ज़्यादा पूछी जाती हैं। और चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो आपका स्त्रीलिंग अनुपात हमारा प्रतिकूल क्यों है। दो वर्ड इसमें मोस्टली यूज होने वाले हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। तो अनुकूल क्या होता है? अनुकूल यानी कि पॉजिटिव, यानी कि जो किसी के लिए अच्छा है, हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ है, वो क्या है? अनुकूल है हमारे। और प्रतिकूल यानी कि जो नेगेटिव, जो हमारे लिए सही नहीं है। क्लियर है? अनुकूल जैसे आपकी जलवायु हो सकती है, या आपके जो हम किसी देश का लिंग अनुपात हो सकता है, किसी देश की जनसंख्या होती है। तो यानी कि अनुकूल है तो वहाँ की जलवायु, जनसंख्या, लिंग अनुपात सही है। प्रतिकूल है तो यानी कि वो बेकार है, यानी कि नेगेटिव वे में बात हो रही है। ठीक है, तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। किसी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय हैं। लोगों को आयु, लिंग, उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जाता है। लोगों को किस एक बेस होना चाहिए बच्चों, जो हम पृथक करते हैं लोगों को, तो किस बेस पे अलग करेंगे? जैसे उनकी आयु के अकॉर्डिंग, उनके लिंग के अकॉर्डिंग, और उनके निवास स्थान पर रहते कहाँ हैं, इसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग उन्हें कर सकते हैं। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा है। ये क्या है? इनकी ऐसी विशेषताएं हैं जो क्या करती हैं, इन्हें अलग करती हैं। तो एक छोटा सा आपके लिए इंट्रो था ये। मेनली अब जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो यहाँ से। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, टोटल आपके 8 टॉपिक हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाओगे, चैप्टर 3 ओपन करोगे, तो इस तरीके से आपको उसमें दिया हुआ पहले लिंग संगठन के बारे में है, देन उसके बाद आयु संरचना, फिर आयु लिंग पिरामिड, और ये इसी के ही सब टॉपिक हैं, बट उसमें इस तरीके से करके टॉपिक वाइज दिया है। फिर फोर्थ स्थिर जनसंख्या है, फिर ह्रासमान जनसंख्या है, ग्रामीण नगरीय संगठन है, फिर साक्षरता है, नेक्स्ट उसके बाद है व्यावसायिक संरचना। तो ये आप बच्चों आपका जो है इसमें ये लास्ट टॉपिक है। तो इसमें हम जो टॉपिक करने वाले हैं टोटल 8 टॉपिक है जो इसके अंतर्गत हम करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है लिंग संगठन। तो इस तरीके से आप ये एक चार्ट जो ये मैंने बनवाया है, फ्लो चार्ट तो ज़रूर बनाएं। इससे आपको क्लियर होगा कि आपके चैप्टर में बस इतने ही पॉइंट है, और इनको देख देख के जैसे आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, बार याद कर लोगे, फिर कुछ नहीं करना है आपको। ये टॉपिक देखने हैं, लिंग संगठन, फिर रिकॉल करना। अच्छा, इसके अंदर हमने ये पढ़ा था, ये देखना है, फिर इसमें रिकॉल करना है, ये चीज़ देखनी, रिकॉल करना। तो ये तो क्या है, उसकी रिकॉल पावर आपकी बढ़ेगी, प्लस आपका जो कंसंट्रेशन है वो इसके अंतर्गत बढ़ेगा। क्लियर है? और चैप्टर भी आपका क्लियर होगा इससे। आइए हम स्टार्ट करते हैं लिंग संगठन। लिंग संगठन में जो बच्चों हम पहला टॉपिक करने वाले हैं, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है? तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी कि स्त्री है और जो पुरुष हैं उनकी संख्या के बीच का जो अनुपात है, यानी कि जो रेशो आ रहा है, वो क्या कहलाता है? लिंग अनुपात कहलाता है। तो आपका एक नंबर में पूछा ही जा सकता है, तो इसे आप ऐसे ही याद कर लो। आपको ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल रटनी पड़ेगी, थोड़ा समझो, थोड़ा इसे रटो। इसमें क्या है बच्चों, आपका जो फॉर्मूला है जो यूज़ किया जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इसको यूज़ करते हैं विश्व में। तो इसमें देखा जाता है, नीचे स्त्रियों की जनसंख्या है, ऊपर है पुरुषों की जनसंख्या। मान लो स्त्रियों की जनसंख्या इसमें आपकी 1000 है, ऊपर है पुरुषों की जनसंख्या मान लो आपकी 1200 है, इंटू 1000। इस तरीके से करके इसको पूरा जो निकल के आएगा वो क्या है? लिंग अनुपात निकल के आएगा। यानी कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकाली जाती है। यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है कि स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकाली जाती है। जैसे भारत में क्या होता है, नीचे पुरुषों की जनसंख्या, ऊपर स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000। तो यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या निकाली जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो स्त्री मतलब जो लिंग अनुपात है, जो लड़कियों का देखा जाए, स्त्री का देखा जाए, तो वो कम है। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पे जो लड़कियां हैं वो कम है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ फॉलो की जाती है। और ज़्यादातर बाहर के वैसे देशों में देखा जाए तो वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम है। क्लियर है? तो आपको ये इसे अच्छे से नोट कर लो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक नंबर में आएगा, नहीं तो इसकी डेफिनेशन आएगी, नहीं तो इसका फॉर्मूला आपको लिखने के लिए आएगा। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है
इसमें एक सूचना करके दिया हुआ था, जैसे लिंग अनुपात कम है, यानी कि लिंग अनुपात कम होने के कारण क्या है। आप इसका टॉपिक लिख सकते हो, स्त्रियों में लिंग अनुपात प्रतिकूल क्यों है। मैं दोबारा क्वेश्चन बोलती हूँ, भारत में स्त्री लिंग अनुपात प्रतिकूल क्यों है। प्रतिकूल का वही मतलब है बच्चों नेगेटिव। क्लियर है, उसे आप नोट कर लो। देन इसके बाद क्यों, एक तो लिंग भेदभाव, हमारे यहाँ पे लिंग के आधार पे बहुत भेदभाव किया जाता है, यानी कि लड़का लड़की में बहुत भेदभाव होता है इस बेसिस पे। नेक्स्ट आपका है स्त्री भ्रूण हत्या, यानी कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि नई लड़की होने वाली है तो क्या करते हैं, वहाँ पे भी एक जो स्त्री अगर फीमेल जो होती है उसकी वहाँ पे जो भ्रूण हत्या करने में सबसे आगे होते हैं वो लोग। और स्त्री शिशु हत्या, यानी कि जब किसी बेबी का बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद पता चलता है कि वो बेबी चाइल्ड गर्ल है, यानी कि लड़की है वो, तो क्या किया जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर इसका फोर्थ आपका है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा यानी कि घर में होने वाले जो भी अनबन जो भी चीज़ें होती हैं, या तो किसी हो सकता है कि वो बहू के रूप में हो, कहीं जब दूसरे आ जाते हैं दहेज के लिए, या काफ़ी सारे ऐसे मैटर होते हैं जिसके लिए प्रताड़ित करने के बाद उनको मार दिया जाता है। सेकेंडली होता है कि अपनी फैमिली में ही वहाँ पे भी मार दिया जाता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे भारत जैसे देश में स्त्रियों के लिंग अनुपात को प्रतिकूल बनाती हैं। प्रतिकूल यानी कि नेगेटिव बनाती हैं। क्लियर है आपको। एक तो लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है इस वजह से। दूसरा है स्त्री भ्रूण हत्या, यानी कि पता चल गया कि जो बेबी होने वाला है तो वो लड़की है, तो वहीं उसकी हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट अगर बेबी हो जाता है, होने के बाद अगर वो फीमेल चाइल्ड गर्ल है, मतलब चाइल्ड गर्ल है यानी कि लड़की है, तो तब उसे मार दिया जाता है बर्थ होने के बाद। आपने देखा भी होगा कि ऐसे ही कोई रोड पे छोड़ के चला जाता है, कोई कहीं ऐसे ही खेत में रख के चले जाते हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ सुनने को आपको मिल जाएगी। तो हमारे इंडिया में ये चीज़ कॉमन है, मतलब बिल्कुल अगर पढ़ के कितना भी आगे निकलते जा रहे हैं लोग, लेकिन अभी भी मेंटेलिटी वहीं की वहीं है। नेक्स्ट घरेलू हिंसा, ये तो देखने को मिल सकती है, ये हर जगह मोस्टली ज़्यादातर जगह ये आपको देखने को मिलेगी। इतने आपको क्लियर है ये। अगर आपके पेपर में आएगा तो आपको इतना इसमें नोट करना है। आपका इसमें एक बॉक्स में दिया हुआ था, बुक बॉक्स में, प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। तो इसमें देखो बच्चों क्या है, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त है क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती हैं, लेकिन फिर भी यह लाभ उन सामाजिक हानियों व भेदभाव द्वारा जिन्हें वे अनुभव करती हैं समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि एक स्त्रियों को बहुत मतलब अधिक जैविक लाभ देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, लेकिन जो इनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, सामाजिक हानि होती है, हमारे समाज के स्तर पे ही भारत में जिस तरीके का भेदभाव है, तो क्या करती हैं उसका जो उनको जो जैविक लाभ प्राप्त भी है वो समाप्त हो जाता है। तो देख सकते हो बच्चों किस तरीके से हमारे भारत जैसे देश में स्त्रियों के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे विश्व में सबसे उच्चतम लिंग अनुपात लाटविया का है, कितना है। अब देखो इसमें इस तरीके से 1000 पुरुषों में कितनी स्त्रियां हैं, 1187 आपकी स्त्री है। और निम्नतम देखा जाए तो यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात का है, तो 1000 पे 468। आप इसे नोट कर लो, ये पूछ लिया जाता है एक नंबर में। नेक्स्ट है यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 139 देश हैं बच्चों, उसमें 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है। यानी कि अगर देखा जाए कुछ ऐसे देश जिनका नाम यूएन की लिस्ट में दर्ज है, उनमें से 139 ऐसे देश हैं जहाँ पे स्त्रियों के लिए लिंग अनुपात अनुकूल है, यानी कि वहाँ पे स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन 72 देश ऐसे हैं जिसमें हमारा देश भी शामिल है, 72 देशों में यह उनके लिए प्रतिकूल है, क्योंकि वहाँ पे मेल की जनसंख्या ज़्यादा है, फीमेल की जनसंख्या कम है। तो अब इसमें हम देखते हैं निम्नतम लिंग अनुपात किसका किसका है और अल्पसंख्या में पुरुष कहाँ कहाँ पे रहते हैं। तो निम्न लिंग अनुपात जो बच्चों आपका है चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो देख सकते हो आपका भारत भी इसमें शामिल है। चीन के शामिल होने का ये रीज़न है क्योंकि यहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, इसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ पे पुरानी प्रथाएं, कुरीतियाँ जो अभी भी विद्यमान है, जो भी हमने पढ़ा था, स्त्री लिंग अनुपात प्रतिकूल होने के कारण भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, स्त्री शिशु हत्या, घरेलू हिंसा, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि अल्पसंख्या में पुरुष यानी कि रूप सहित
यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में हैं, क्योंकि वहाँ पे वुमन बाहर कमाने जाती हैं, महिलाएं बाहर कमाने जाती हैं। पुरुष क्या करते हैं, पुरुष घर संभालते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ये चीज़ वहाँ पे। तो ये देखो किस तरीके से ये चीज़ें डेवलप हैं। लेकिन हमारा भारत आज भी वहीं पीछे। कहने को तो ये है कि हाँ, हम भारत देशवासी हैं, हमने इतना विकास कर लिया, ये कर लिया, लेकिन अभी भी इतना कुछ नहीं हुआ है। अभी भी हम उसी मेंटेलिटी के साथ जी रहे हैं। नेक्स्ट है आयु संरचना। आयु संरचना में हमें जो इसमें फोकस करना है आपका ये आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जैसे 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे इसमें जो आते हैं, वो जाहिर सी बात है बच्चे होते हैं, तो ये आयु वर्ग कैसा होता है, निर्भर होता है। तो इसमें अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो बच्चे लिख सकते हो। नेक्स्ट है 15 से 59। तो आयु वर्ग ये क्या है, कार्यशील जनसंख्या है। ये आत्मनिर्भर होती है, क्योंकि ये जॉब वगैरह करने वाले होते हैं इसके अंदर, जो क्या करते हैं, खुद अपनी अर्निंग करते हैं और खुद से कमाते हैं, यानी कि आत्मनिर्भर होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। जो 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं, इसमें आप युवा वर्ग लिख सकते हो। युवा वर्ग इसी के अंतर्गत आता है, युवा वर्ग एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसमें। नेक्स्ट इसमें आयु वर्ग वृद्ध जनसंख्या। तो ये क्या करती है बच्चों, ये निर्भर होती है। ये कैसी है, निर्भर होती है। इसमें सारी वृद्ध जनसंख्या आएगी, इसमें लिख रखा है मैंने। तो इसमें तीनों पॉइंट आप इसे नोट कर सकते हो। आपके ये मल्टीपल MCQs में भी पूछने के लिए आज आया जाता है कि 15 से 59 के बीच में कौन सी जनसंख्या आती है। जैसे ऑप्शन होगा आश्रित वर्ग होता है, इसके अंदर वृद्ध जनसंख्या होती है, कार्यशील जनसंख्या होती है। तो कौन सा आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, लास्ट वाला कार्यशील जनसंख्या। नेक्स्ट आपका इसमें है आयु लिंग संरचना का वितरण जनसंख्या पिरामिड से मिलता है। तो जनसंख्या पिरामिड से ही हम पता लगाते हैं कि आयु लिंग संरचना का वितरण किस प्रकार से है। तो अभी हम आगे देखेंगे उसे। अगर युवा जनसंख्या उच्च है तो वहाँ पे जन्म दर ज़्यादा है और वहाँ की जनसंख्या युवा होगी। तो ये एक तरीके का फैक्ट है बच्चों कि अगर कहीं पे हमें ये पता चल रहा, मान लो भारत जैसा देश है, हमारे यहाँ पे युवा बहुत ज़्यादा है, तो इसके पीछे फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ जन्म दर बहुत ज़्यादा है। जन्म दर यानी कि बच्चे जन्म ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसलिए युवा जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल फॉर अगर हम जापान या चीन का ले लें, तो वहाँ पे युवा जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि वही है, चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण वहाँ पे युवा जनसंख्या कम हो गई है, वृद्ध की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पे आश्रित जनसंख्या बहुत ज़्यादा है चीन में। हमारे यहाँ युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बस बट हमारे भारत जैसे देश में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो कुछ अच्छा कर सकें और हमारा देश तरक्की कर सके। नेक्स्ट इसमें है आयु लिंग पिरामिड। इसके बाद हम 3 इसके वो करेंगे चार्ट। तो एक आपको पूरा बड़ा सा यानी कि पूरा एक पेज छोड़ना पड़ेगा। एक पेज इस तरीके से आपकी कॉपी होती है, तो ये वाला पेज इस तरीके से आप इसे लिखोगे, ऐसे फ्लो चार्ट बना के इस तरीके, हाँ इसे लिखना स्टार्ट करोगे। क्लियर है। इसे हम पहले कर लेते हैं। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री पुरुषों की संख्या से है। इसमें जो हम देखेंगे, तो ये देखो बच्चों, आयु लिंग पिरामिड इस तरीके का है। आपके आगे विस्तारित होती है जनसंख्या। नेक्स्ट आपका इसमें है स्थिर जनसंख्या और इसके बाद आपका है ह्रासमान जनसंख्या यानी कि घटती हुई जनसंख्या। तो इसमें हम इसे पहले देखते हैं इस डायग्राम को। तो ये देखो, इसमें आपके जो एग्ज़ाम में CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में डायग्राम दे दिया जाता है। ये डायग्राम दे दिया जाएगा, या ये वाला डायग्राम दे दिया जाएगा, या ये वाला डायग्राम दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले तो आपको क्वेश्चन बच्चों ये पूछा जाता है कि ये जो आकार है कैसा आकार है। अगर बाई चांस एग्जाम्पल फॉर हम ये लेते हैं कि ये वाला आता है, तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका जो आपका डायग्राम दिया है इसका आकार कैसा है। तो आप क्या लिखोगे, विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है। कैसा ये त्रिभुजाकार है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कैसी जनसंख्या निवास करती है, कौन से देशों में। तो अल्प विकसित देशों में ऐसी यानी कि ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, जैसे हमारा भारत देश भी इसके अंतर्गत भी आ जाता है। नेक्स्ट इसमें है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, आपका बर्थ रेट यानी कि जन्म दर ज़्यादा होगी, यानी कि 0 से 4 वर्ष के जो बच्चे होंगे यहाँ पे ज़्यादा होंगे। पॉपुलेशन कैसी होगी, ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल लिखेंगे, नाइजीरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया और मैक्सिको हो गया। क्लियर है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपका इधर वाला है ये इधर स्त्री को शो कर रहा है, यानी कि इधर वाला आधा पार्ट, और जो आधा पार्ट उधर का है ये किसको शो करता है, पुरुष को, यानी कि। और इधर आपका जो लिखा हुआ है आयु वर्ग वर्ष,
क्लियर है। नीचे है कुल जनसंख्या का प्रतिशत। ऐसे ही आपका सेकंड इसमें डायग्राम दिया है स्त्री जनसंख्या। स्त्री जनसंख्या में वही अगेन इधर वुमन आएंगी, इधर मैन आएंगे, और यहाँ पे कुल जनसंख्या का परसेंटेज है। और इसमें अगर पूछा जाएगा तो कैसा है बच्चों, आपको स्त्री जनसंख्या का पता होना कैसा है, ये घंटी के आकार का पिरामिड है। अगर मुझसे थोड़ा सही ना बना हो तो आप बुक में से देख के इसको डायग्राम को और अच्छे से बना सकते हो। और ये कैसी है, घंटी के आकार का पिरामिड जो होगा वहाँ कैसी जनसंख्या होगी, तो स्थिर जनसंख्या होगी। चीज़ याद रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर कैसी होती है, लगभग समान होती है। तो स्थिर जनसंख्या वहीं पाई जाती है जहाँ जन्म दर और मृत्यु दर एक समान होती है। एग्जाम्पल 4 जैसे ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्लियर है। 3 एग्जाम्पल हो गए, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट इसका है ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान जनसंख्या में क्या होता है, ह्रासमान जनसंख्या में जो डायग्राम कैसा होगा, ये आपका उसका आधार यानी कि नीचे वाला हिस्सा संकीर्ण होगा और शीर्ष सुंडाकार होगा, यानी कि ऐसे पतला सा ऊपर से होगा। क्लियर है। आधार कैसा होगा, संकीर्ण होगा, और शीर्ष कैसा होगा, सुंडाकार हो गया। तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन देके पूछे जाएगा एमसीक्यूज में कि आधार संकीर्ण व शीर्ष सुंडाकार, नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। फर्स्ट है ह्रासमान जनसंख्या, सेकंड है स्थिर जनसंख्या, थर्ड है विस्तारित होती जनसंख्या। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ह्रासमान जनसंख्या। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि शून्य होती है या ऋणात्मक होती है। क्लियर है। मृत्यु दर, जन्म दर मृत्यु दर दोनों निम्न होते हैं, जैसे जापान, लाटविया, एस्टोनिया। क्लियर है। आपके 3 इसमें आ गए हैं। 3 ही आपके नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको इसमें था आपका वृद्धि जनसंख्या में, और इसमें स्थिर में आपका ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, यूएसए था, और कम में जापान, लाटविया और एस्टोनिया है। क्लियर है। तो आप इसे नोट कर लो, इसी तरीके से आप इसको कॉपी में बनाओगे, जिसको कि आपको समझने में इसको अच्छे से काफ़ी इसमें आसानी हो, क्योंकि इसमें मैंने जो कराए हैं आपको मेन पॉइंट इसमें लिखवा दिए हैं। क्लियर है। तो आप इसे वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो, हम चलते हैं फिर आगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ग्रामीण नगरीय संगठन पूछा जाएगा तो किस प्रकार से गांव और नगरों में जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं कि इसका विभाजन निवास के आधार पे होता है, क्योंकि गांव में देखोगे अलग तरीके से निवास करती है जनसंख्या, शहरों में अलग तरीके से करती है, क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से कैसी होती है, ये भिन्न होती है। गांव की आजीविका अलग है, प्राथमिक कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन शहरों में द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में लगे हुए लोग होते हैं। जैसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व तथा विकास इस तरह अलग अलग होते हैं। जैसे अगर देखा जाए गांव में बच्चों, अगर हमारी इंडिया की बात की जाएगी तो हमारे इंडिया में तो गाँव में ज़्यादातर महिलाएँ रहती हैं, लेकिन हम विदेशों में बात करेंगे तो गाँव में ज़्यादातर पुरुष रहते हैं, महिलाएँ कम रहती हैं। फिर व्यावसायिक संरचना देखा जाएगा तो गांव में जो होते हैं प्राथमिक कार्यों में ज़्यादा लगे रहते हैं, और जनसंख्या घनत्व कैसा होता है वहाँ पे, गांव में कम होता है, शहरों में ज़्यादा होता है, नगरों में। और विकास भी अलग अलग होते हैं, गांव का विकास कम होता है और शहरों में विकास अधिक होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है ग्रामीण क्षेत्र में, ये देखो मैंने लिख रखा है, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक क्रियाएं होते हैं, जैसे मछली पालन, कृषि करना, मुर्गी पालन, खेती करना, ये सारे इसके अंतर्गत आता है। शहरों में गैर प्राथमिक क्रियाएं, सेवा क्षेत्र, आपके द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र आ जाते हैं। सेवा क्षेत्र बच्चों वो होता है जैसे टीचर, और इसमें आपके वकील और सारे, इसमें पुलिस, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है विश्व की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। आपको क्लियर है। अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रहती है, वो गाँव में रहती है। ग्रामीण क्षेत्र से जनसंख्या नगरों में, यहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से जनसंख्या नगर में जा रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है पश्चिमी देश, और यहाँ पे नेपाल, पाकिस्तान और भारत। तो अब हमें यहाँ पे देखना है रोजगार और संख्या के बेस पे। तो यहाँ हम देखेंगे, पहले ग्रामीण की बात कर रखी है, इसके मैं पार्टीशन कर दूँ तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखो पश्चिमी देश यानी कि आपका कनाडा, फिनलैंड, यूरोप, यूएसए, न्यूजीलैंड की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में हम देखेंगे तो यहाँ पे कैसे हैं बच्चों, अगर हम विदेशों की बात करें, इन देशों की बात करेंगे तो यहाँ पे गांव में महिलाएं कम रहती हैं, पुरुष ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि महिलाएं कमाने के लिए कहाँ जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, पुरुष वहाँ गांव में रहते हैं।
और अगर हमारे नेपाल, भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे तो गाँव में महिलाएं ज़्यादा रहती हैं, पुरुष कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुरुष बाहर कमाने के लिए जाते हैं, महिलाएं घर पर रह के घर संभालती हैं। और अगर हम पश्चिमी देश में शहरों की बात करेंगे तो शहरों में, नगरीय क्षेत्रों में महिला ज़्यादा रहती हैं, पुरुष कम रहती हैं, वही वाला फैक्ट आ गया। और हमारे यहाँ देखा जाए तो महिलाएं शहरों में कम रहती हैं, पुरुष शहरों में ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो लिंगानुपात इन देशों में उच्च है, यानी कि ज़्यादा है। और अगर हम बात करेंगे अफ्रीका, एशिया और नेपाल, अफ्रीका में भी मेन जिम्बाब्वे, और एशिया में आपका है नेपाल। ठीक है, अफ्रीका में है जिम्बाब्वे और आपका एशिया में है नेपाल। तो यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है बच्चों, यहाँ पे सॉरी आप यहाँ पे आपका लिंगानुपात कैसा है, वो निम्न है, यानी कि कम है। क्लियर है। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैंने कहीं एम लिखा है, डब्ल्यू लिखा है यानी कि वुमेन, एम लिखा है तो इसका मतलब मैन होगा। तो आप इसी को इस तरीके से चार्ट बनाओगे। अगर आप इसे बुक में देखोगे, इसे ओपन करके, तो वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग लाइन लिखी हुई है जो आपको रटने के लिए रटने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप इस तरीके से चार्ट बना सकते हो उसमें, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। इस तरीके से चार्ट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फिर उसको खूब आप कहानियाँ बना बना के एग्ज़ाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं साक्षरता है, यानी कि लिटरेसी रेट। तो देखा जाएगा कि पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इससे रहन सहन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। तो इसमें वही है, किसी देश की अगर हम स्थिति को जांचेंगे, इसमें यही है कि जनसंख्या जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी वहाँ पे उस देश की स्थिति का पता चलता है, और सरकार की नीतियों का पता चलता है कि सरकार एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च कर रही है। और एक शिक्षित जनसंख्या का रहन सहन, उनका पूरी की पूरी जो सुविधाएं होती हैं काफ़ी अलग होती है। इसमें आपका एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सबसे अधिक लिटरेसी रेट किस राज्य का है, तो आपका है केरल, यानी कि सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं, केरल में है। तो नोट कर लेना कि सबसे अधिक शिक्षित राज्य आपका कौन सा है, केरल है। नेक्स्ट है व्यावसायिक संरचना। तो व्यावसायिक संरचना में 15 से 59 के जो पुरुष आते हैं, हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन किस किस कार्यों में लगे हैं, जैसे कृषि में लगे हैं, वानिकी में लगे हैं, मत्स्य पालन में लगे हैं, विनिर्माण में लगे हैं, यानी कि जो भी निर्माण के कार्य हो गए हैं और निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक परिवहन, यानी कि परिवहन सेवाएं जो हैं, सेवाएं यानी कि टीचर, डॉक्टर, नर्स वगैरह सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। संचार के जो भी काफ़ी सारे कार्य इसमें लगे हैं, और अन्य वर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसाय भाग में लगे रहते हैं। जैसे इसमें आपकी क्रियाएं हो गई, प्राथमिक क्रियाएं, कृषि करना, वानिकी यानी कि वन लगाना, और मत्स्य पालन, मछली पालन। द्वितीयक में विनिर्माण और निर्माण आ गया। तृतीय क्रिया में आपकी परिवहन सेवाओं, संचार आ चुके हैं। और चतुर्थक में है अनुसंधान और वैचारिक विकास। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अपना नाम और रोल नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ताकि पता चले किस बच्चे ने लास्ट तक यहाँ तक वीडियो अटेंड की है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नोट्स प्रिपेयर करें, उसे रिवाइज करें। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।